हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। कक्षा 10 गणित की वीडियो है ये, गणित की। और जो बहुविकल्पी 400 प्रश्न कराने के लिए मैंने बोला था कि 400 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, उसमें से 60 मैं करा चुका हूं। आज 20 करा दूंगा तो कुल 80 प्रश्न हम कर चुके होंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए भी है और ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी है जो आपके परीक्षा में बिल्कुल इन्हीं अंकों के साथ भी छप सकता है। कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, हो सकता है अंक बदल जाए, लेकिन 99% इन अंकों के साथ ही छपेगा। अगर आपने 400 क्वेश्चंस पूरे कर लिए मेरे साथ, तो जाहिर सी बात है बहुविकल्पीय में से 20 में 20 आप लेके आएंगे। आप चाहें तो अपने आप को आजमा भी सकते हैं, खुद को चेक भी कर सकते हैं। इन 20 क्वेश्चंस को आप लगाइए मेरे साथ के साथ, देखिए आप मेरे से पहले लगा पाते हैं या नहीं, या फिर जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में आते हैं नहीं, आप आंसर एग्जाम में निकाल पाएंगे या नहीं, ये सब चीज़ें आप जज कर सकते हैं। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, सवाल भी है, आप खुद से चेक करिए कि आपके सामने अगर ये सवाल आपके पेपर में होता तो आप बना पाते या नहीं बना पाते। अगर बना पाते बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते तो कम से कम आज यहाँ सीख लीजिए, ताकि अब अगर आपके पेपर में आ जाए 1 मार्च को तो आप उसको बना पाएं। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन 20 सवाल जो कि पेपर कोड 8222HX है। सन 2024 वाला ही उठाया है मैंने, सन 2024 वाला लेटेस्ट पेपर है। ठीक है, लेटेस्ट पेपर है। आप चाहो तो ये पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो। बिल्कुल मतलब जेन्युइन सवाल करा रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि अपने मन से या कहीं और से मैंने उठाया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो शुरुआत कर लेते हैं। पहले सवाल से कह रहा है बहुपद के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, आप सभी को पता है कितना होता है, -b/a होता है। यहाँ पे x का गुणांक b है, x स्क्वायर का गुणांक a है, रख दोगे तो -5/3 ये आपका शून्यकों का योगफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये इजी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समीकरणों, एक समीकरण ये दिया हुआ तथा ये दो समीकरण दिए हैं का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान है। देखो, समीकरण दो समीकरण अगर आपको दिए गए हैं, इनका कोई भी हल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2 करना पड़ेगा। हालांकि आपको a का मान निकालना है। आप एक काम करो, ये दो लोगों को पकड़ो और इनके मान यहाँ पर रख के इस दिए गए समीकरण के हिसाब से आप a का मान निकाल सकते हो। कैसे, जरा देखना। देखो, x का गुणांक यानी कि a1 हो जाएगा, तो लिख दूंगा मैं 2/, यहाँ पे x का गुणांक 3 है तो मैं लिख दूंगा 3। a1/a2 बराबर y का गुणांक हो गया a जो कि b1 है, बटे इस वाले y का गुणांक जो कि -5 है, ये आपका हो जाएगा b2। तो ये दोनों बराबर हैं भाई, कोई हल नहीं होगा, तो ये एक कंडीशन है, आपको पता है। इसमें से इन दोनों को बराबर करने के बाद हम देख रहे हैं कि तिर्यक गुणा करके आराम से हम a का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से 3a इज इक्वल्स टू -10 लिख सकते हो, और आगे बढ़ाओगे तो a इज इक्वल्स टू -10/3 लिख सकते हो। तो a का मान आ जाएगा -10/3। देख लो, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा समीकरण, एक समीकरण दिया है कि मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति हमेशा कैसे निकलती है, b² - 4ac से निकलती है। तो b² - 4ac, b की जगह पे यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे यहाँ 2 है, तो 2 इंटू सी की जगह पे यहाँ पे 4 है, तो 4 हम लिख देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 -4 दूनी 8 चौके होता है 32, 25 5 30 2 32, माइनस का 7 यहाँ पर आ रहा है जो कि 0 से छोटा है। अगर ये कंडीशन बनती है तो मूल जो है वो आभासी होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समांतर श्रेणी, एक श्रेणी आपको दी हुई है और इस श्रेणी में ध्यान देना, सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी हुई है, कह रहा का अंत से 10वां पद होगा। अंत से यानी कि 254 से तुमको सोचना है, 4 से नहीं सोचना है, 254 से सोचना है। 10वां पद आपको निकालना है। देखो, nth टर्म्स जो है, और ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कह रहा हूं अब तक मैंने 4 पेपर करा लिए, 80 सवाल आज पूरे हो जाएंगे। इन चारों में हर पेपर में इस फॉर्मूले से सवाल पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला एकदम रट लो कि अगर 10वां पद nth टर्म निकालना हो, तो टी एन बराबर कैसे निकलता है, a प्लस n-1 इंटू डी से निकलता है, जहां पे a पहला पद होता है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, d जो है
सर्वांतर होता है, 2 अंकों के बीच का डिफरेंस होता है, वहां से nth टर्म्स आसानी से निकल जाता है। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पे ये सवाल में अंत से 10वां पूछा है, तो इस दी गई सारणी को पहले तुम एक काम करो, बदल दो। मतलब यहाँ देखो 4 फिर 5 जोड़ा तो 9, 9 में 5 जोड़ा तो 14, मतलब हर जगह 5 5 5 का गैप है। इसको थोड़ा उल्टा करके लिखो तो 254, 254 में से 5 घटा दो तो 249, 249 में से 5 घटा दो तो 244, डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक चला जाएगा, 4 तक चला जाएगा। तो इसी सारणी को, समांतर श्रेणी को उल्टा करके लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये अंत से 10वां पद पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले को सही तरीके से लगाने के लिए आपको सारणी ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये जो है ये आपका ए हो जाएगा पहला टर्म। एन की बात करें तो एन बराबर 10वां टर्म निकालना है तो 10 हो जाएगा। और डिफरेंस कितने का है, देखो डिफरेंस कितने का है, 249 में से 254 घटाओ तो -5 का, 244 में से 249 घटाओ तो -5, डिफरेंस जो है वो -5 का है, इस बात को नोट करना। तो d -5 रख के tn निकाल लो, तो यहाँ से tn बराबर क्या हो जाएगा, a यानी कि 254 प्लस n-1 यानी कि 10 - 1, ठीक है। 10वां पद पूछ रहा है ना, n = 10 है, और d डिफरेंस कितना है, -5 का है, तो ये यहाँ पर आप लिख दोगे। तो ये बराबर हो जाएगा 254 प्लस 10 में से 1 गया 9, और 9 बचे 45, -45 आएगा, माइनस कितना हो जाएगा 45, प्लस माइनस ये भी माइनस में आ जाएगा 45, 254 में से 45 घटा दो तो कितना बचेगा, 210 बचेगा। nth टर्म जो है, 10वां टर्म जो है वो कितना होगा, 210 होगा। तो ऑप्शन, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें, ये घटाने में गलती हो रही थी ना, 254 में से 45 घटा दो तो 45, 5 50 और 4 9, यानी कि 209 बचेगा। यहाँ कितना घटाओगे तो कितना बचेगा, 209 बचेगा, ठीक है, 209 बचेगा। तो यहाँ देख लो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आपका 10th टर्म जो है, 10वां टर्म, ऑप्शन नंबर सी जो है 209 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 कह रहा है चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है। ये दोनों त्रिभुज जो दिए गए हैं ये समरूप हैं, इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने के लिए इनका जो है सही रूप क्या होगा। तो देखो अगर ये क्या है, समरूप है, एक जैसा रूप है, तो याद रखना जैसे ये एंगल 80 है और ये एंगल 80 है, तो कोण B जो है वो किसके बराबर आ गया, कोण D के बराबर आ गया। और इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि AB और DE का जो अनुपात है यानी कि 2.5/5, यानी कि देखोगे तो कहीं ना कहीं 1/2 आएगा, वो इसके और इसके अनुपात 3/6 1/2 के बराबर होता है। यानी कि दोनों जो संगत भुजाएं उनका अनुपात बराबर होता है, और इनके कोण भी आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर। तो ये ध्यान रखो कि अगर इनको समानुपाती दिखाना है तो कोण B और कोण D बराबर है ना, तो B और D बीच में देखना। जैसे यहाँ पे B है और यहाँ पे E है, तो ऐसे मत लिखो, ये गलत तरीके से लिखा है। यहाँ पे B है, यहाँ पे F है, ये भी गलत तरीके से लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या D है, तो यानी कि ये देख रहे हो दोनों कोण बराबर दिखाए गए हैं, बीच में है, यानी कि त्रिभुज ABC बराबर EDF। ऐसे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो ABC में ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं, एक साथ लगी हुई भुजाएं हैं, और CDE में भी देखो ये एक साथ लगी हुई भुजाएं हैं, ठीक है। तो उनका अनुपात भी सही तरीके से जो समरूप का होता है वो बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। 6 पे चलते हैं। कह रहा है बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु होता है 0, 0 और ये दिया हुआ है -3 और -4, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो √(x1 - x2) का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - -3, यानी कि वो तो प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 + 4 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो करड़ी में 3 त्रिक का 9 और 4 चौक के 16, 9 25 हो गया। करड़ी में इसको बाहर निकालोगे तो केवल आ जाएगा 5। तो इनके बीच की जो दूरी है, मूल बिंदु से दूरी है, वो कितने की है, 5 की है। ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7वां सवाल है, यदि कॉट ए बराबर ये है तो सेक ए का मान। अब देखो यहाँ पे सिंपल COT कॉट ए बराबर दिया हुआ है 3/4, और कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। अब सेक थीटा अगर निकालना है, सेक ए निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कोण
बटे आधार। कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। यानी कर्ण मुझे निकालना पड़ेगा, तो कर्ण निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ से लंब की जगह पे 4 यानी कि लंब का वर्ग धन आधार की जगह पे 3 यानी कि आधार का वर्ग कर दें तो 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर 25 है तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण की जगह पे 5 बटे आधार की जगह पे 3 है, 5 बटे आधार की जगह पे 3 है तो मैं लिख दूंगा 5 बटे 3। सेक ए का मान हो जाएगा 5 बटे 3। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये 7 सवाल आपको समझ में आएंगे। कमेंट करके आप बताइए आप 20 में से कितने सवाल कर पा रहे हैं मेरे से पहले पहले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे 8 कह रहा है यदि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। देखो यानी कि ये कह रहा है कुछ इस तरह से कि tan अल्फा बराबर क्या हो जाए, साइन अल्फा के। कब, अब देखो साइन पे कोई एक हो तो अल्फा का मान, अल्फा का आखिर वो कौन सा मान है जहां पे tan अल्फा और साइन अल्फा जीरो। देखो एक बात बताएं, tan जो है ना, साइन थीटा जो शुरू होता है वो जीरो से शुरू होता है और tan थीटा, tan 0 डिग्री भी जीरो होता है, साइन 0 डिग्री भी जीरो होता है। अगर आपको टेबल याद है ना तो आपके दिमाग में ये आएगा जरूर कि जीरो से साइन भी शुरू होता है और जो जो tan है वो भी कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। ये अलग बात है कि साइन 0 से शुरू होकर 1 पे खत्म होता है और tan 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट पे खत्म होता है। तो यानी कि कुल मिला के ये 0 डिग्री पे इनका मान 0 0 होता है। तो tan 0 डिग्री आप कह सकते हो, tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 0 डिग्री और वो बराबर होता है 1 के, यानी कि अल्फा की जगह पे आ गया 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात एक संबंधी 3 है। अब इसको थोड़ा सा अगर बना लिया जाए, मान लो एक छड़ मैं बना लेता हूं। कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, मान लो ये छड़ है, इस तरह से इसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ कहीं सूरज अगर है, सपोज दैट यहाँ से धूप आ रही है तो इसकी छाया यहाँ जमीन पे कहीं बन रही होगी, इस तरह से जमीन पे बन रही होगी, है ना, जमीन पे बन रही होगी। तो वो कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, यानी लंबाई अगर 1 है तो अनुपात कितना है, करड़ी में 3 है। अनुपात एक संबंधित 3 है, यानी लंबाई अगर 1 है तो जो छाया है वो कितनी है, करड़ी में 3 है। अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे सूरज होता तो धूप आती तो इसकी छाया यहाँ नीचे कहीं बनती, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से बनती। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी कि अगर यहाँ से क्षैतिज से सूरज को देखा जाए, क्षैतिज से सूरज को देखा जाए, है ना, यहाँ से सूरज को ऐसे इस तरह से अगर देखा जाए तो जो क्षैतिज से कोण बनता है उसी कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, आप सभी को पता है। तो क्षैतिज से अगर इस तरह से जो ये वाला कोण है, ये वाला जो कोण है, एक सेकेंड, अरे यार एक सेकेंड, ये देखो, तो ये वाला जो कोण है, ये कोण अगर निकाल लो, मान लो ये थीटा है तो यही उन्नयन कोण है और वही उन्नयन कोण तुमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो ना, इस वाले त्रिभुज में तुम tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब 1 है और आधार कितना है, करड़ी में 3 है, तो 1 बटे में क्या लिख दूंगा, करड़ी में 3। और tan 30 अंश बराबर मुझे पता है क्या होता है, 1 बटे करड़ी में 3। दोनों की तुलना करोगे तो थीटा की जगह पे 30 अंश है, तो उन्नयन कोण कितने का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10वें सवाल पे कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखो इसको अगर फिगर बना लो तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, मान लो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और इसके बाद इस सर्कल का एक काम करता हूँ, एक व्यास बना देता हूँ। व्यास मतलब कि एकदम आधे हाथ पे केंद्र से जाती हुई एक सीधी रेखा, ठीक है, व्यास बना दिया। तो कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई, सिरों पर खींची गई, यानी कि इसके कितने सिरे हैं, 2 सिरे हैं ना, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, 2 सिरे दिख रहे हैं। खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या, कितनी रेखा तुम खींच सकते हो, तो एक स्पर्श रेखा तुम यहाँ से खींच सकते हो और एक स्पर्श रेखा तुम यहाँ से खींच सकते हो, बस 2 ही खींच सकते हो और दोनों एक दूसरे के कैसी होती हैं, समांतर। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, कितनी समांतर रेखा, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, आंसर नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी 2 समांतर रेखा आप खींच सकते हो, सही हो जाएगा। हालांकि कई बार ये भी पूछ देता है कि वो रेखाएं कैसी होती हैं, तो उसका जवाब होता है एक दूसरे से समांतर होती हैं। कहता है प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं, ये लंबवत हैं, तो समांतर उसका सही आंसर होता है अगर घुमा के पूछेगा तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो फटाफट। कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। चलो एक नया सर्कल बना लेता हूँ मैं, एक नया सर्कल बना लेता हूँ। जैसे इस सवाल के लिए मान लो ये सर्कल है, कह रहा है कि और इसमें इसकी त्रिज्या भी दी हुई है कितनी, 12 से। मान लो इसका ये केंद्र से ये दूरी है, ये आपको दिया हुआ है, और इसी से यहाँ पे कुछ एक त्रिज्यखंड बना लो, त्रिज्यखंड बना लो। देखो 12 सेंटीमीटर ये त्रिज्या जो है वो कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। त्रिज्या वाले एक वृत्त के, अब ये कह रहा है कि यहाँ से 60 अंश का अगर एक कोण बना के एक त्रिज्यखंड बन जाए, 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में आ रहा है ये, हर एक मतलब साल बार बार रिपीट में पूछा जा रहा है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसमें तुम रख दो थीटा कितना है 60, तो बटे 360 और गुणे पाई इंटू आर। त्रिज्या देखो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 12 और गुणे क्या कर दो, 12 कर दो। चूंकि आंसर में देखो पाई 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 दिख रहा है, तो मैं पाई को ऐसे ही रख के सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 करने 6 चौक 36 हो गया, 6 करने 6 दूना कितना हो गया 12, और 12 दूना 24 पाई। कुल मिला के इसको हल कर लिया तो कितना कितना बचा है, 24 पाई बचा हुआ है। तो 24 पाई ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है यदि एक गोले का व्यास d है, गोले का व्यास, अगर व्यास d है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी d/2, त्रिज्या कितनी हो जाएगी d/2। तो उसका आयतन होगा, गोले का आयतन बिल्कुल जुबान पे रख लो, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन जब भी पूछे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, फिर से बोलो मेरे साथ, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर खोखला गोला होता तो ये आर की जगह पे कैपिटल आर हो जाता, आर माइनस आर का क्यूब हो जाता, ठीक है, आर क्यूब माइनस आर का क्यूब हो जाता। खैर चलो खोखले गोले की बात नहीं हो रही है, फिलहाल गोले की बात हो रही है। तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब चूंकि एक ऐसा गोला जिसका व्यास डी है, तो उसका त्रिज्या d/2 हो जाएगा। तो आर की जगह पे d/2 यहाँ पे रख दो, तो इस गोले का आयतन निकल जाएगा। तो रख दो यहाँ पे 4/3 पाई इंटू आर की जगह पे क्या रखूँ, d/2, और इसका मैं कर दूं क्यूब, d/2 और इसका मैं कर दूं क्यूब, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो 4/3 ऐसे ही रहने दो, पाई ऐसे ही रहने दो, और ये कितना हो जाएगा d³ और अपॉन में 2 दूना 4 और दूना 8 हो जाएगा ना, 4 एक करने 4 और 4 दूना 8 और 3 दूनी कितना हो गया 6। तो पाई इंटू डी के घाते 3/6 बच गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, पाई/6 d³ ऑप्शन में डी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आयतन पाई/6 d³, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये भी सवाल आपका बन गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। अब आते हैं 13वें नंबर पे, कह रहा है आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो अगर एक गोले की बात करें, ये सवाल भी मैं आपको करा ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। जब कोई गोला होता है, जैसे मान लो ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, इस गोले का अगर पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें ना, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर अर्धगोले की बात करें तो इसका आधा कर दो पहले। तो भाई अर्धगोला कैसे बनेगा, अर्धगोले में ये इतना हिस्सा रहेगा और ये ऊपर से ये कटा हुआ हिस्सा रहेगा। तो पहले पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे का इसका आधा कर दो तो कितना बचा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी खेल है इसमें, समझो एक तरबूज बीच में से काट दो, तुम देखोगे तरबूज के यहाँ पे ऊपर भी एक वृत्त जैसा पूरा एरिया मिलेगा, उसको भी तो ढकना पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ऐसा क्षेत्रफल जिससे पूरी आकृति ढक जाए। तो ऊपर से ढकने के लिए वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि पाई आर स्क्वायर के बराबर और आपको क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। तो 2 और 1 3, 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई स्क्वायर कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी 3 पाई आर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सवाल नंबर 14 पे कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। देखो ये सवाल तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% लोग इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। माध्यिका वर्ग निकालना है, इसमें थोड़ा ट्रिक होता है, ठीक है। देखो फिलहाल तो अगर माध्यिका निकालना हो, माध्य निकालना हो, माध्यक या माध्यिका एक ही चीज है। हालांकि वो निकालने के लिए वो फॉर्मूला है उसका, वो उसमें संचयी बारंबारता ये सब वगैरह निकाल के फिर फॉर्मूले में लगाना पड़ता है, ठीक है। और अगर माध्य केवल निकालना हो तो माध्य निकालना तो फिर भी थोड़ा सा इजी है। अभी एक माध्य वाला सवाल भी आगे आएगा, पर फिलहाल यहाँ देख लो, अगर माध्यिका वर्ग केवल निकालना हो तो तुम्हें क्या करना है, बारंबारता दिया है ना, तो तुम एक काम करना,
इस बारंबारता को सबको ऐड कर लेना, सबको ऐड कर लेना, जैसे कि 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 8 23 और 23 और 2 कितना हो गया 25 हो गया। ये इसको n कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, टोटल फ्रीक्वेंसी n। ठीक है, तो जोड़ लो एक बार और जोड़ लो, 6 4 10 5 15 15 15 8 23 23 और 2 25, और n का आधा कर दो, n/2 निकाल दो तो कितना हो जाता है 25/2 हो जाता है। इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 1 करने 2 दूनी 4 2 5 10, 12.5 आएगा, 12.5 आएगा। ठीक है, 12.5 आएगा। अब इसमें देखो क्या करना होता है ना, बारंबारता के नीचे तुमको संचयी बारंबारता भी निकालनी होती है। संचयी बारंबारता वो कैसे निकलता है, 4 के जगह पे 4 लिख दो, अगले वाले में क्या करो, इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 6 4 10, समझ गए। इसमें क्या करो, 10 में इस 5 को भी जोड़ दो, कितना हो गया 15, फिर 15 और 8 जोड़ दो, कितना हो गया 23, है ना 23, और फिर 23 और 3 2 है ना, 23 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया यहाँ पे 25। ठीक है, संचयी बारंबारता ऐसे निकालते हैं, ये ऐसे ही आ जाता है, इसमें इन दोनों को जोड़ के, इसमें तीनों को जोड़ के, इसमें चारों को जोड़ के, और इसमें पांचों को जोड़ के लिखते हैं, तो लास्ट में कितना आया यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, अब संचयी बारंबारता में पता है तुम्हें क्या देखना है, जो n/2 आया ना 12.5, तुम्हें देखना है 12.5 के पास वाला कौन सा नंबर है, 12.5 के पास वाला नंबर तुम्हें ढूंढना है। मतलब कि 12.5 से ऊपर 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। यहाँ पे देखो 12.5 के बाद कौन सा नंबर है, 4 तो है नहीं, 10 तो है नहीं, 15 यहाँ पे है, कौन है 15 है। तो 12.5 के सबसे पास वाला संचयी बारंबारता में जो नंबर होता है ना, उसी के सामने वर्ग अंतराल जो होता है वहां पर, वर्ग अंतराल जो होता है वहां पर, वो उस दिए गए बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यिका वर्ग कहलाता है। तो यहाँ से 10 से 15 जो है वो आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा, यानी कि 10 से 15 ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके जरा बताना, अगर यहाँ तक पढ़ते हुए आए वो बताना कि क्वेश्चन नंबर 14 तुम लगा लिए थे, तुमको आता था, या तुमने यहाँ पे सीखा है, यहाँ पे देखा है, समझ गए। मुश्किल नहीं है ये, क्या करना है तुम्हें, बारंबारता पहले पूरी समेसन कर लेना है, उसका आधा कर लेना, और संचयी बारंबारता निकालनी है। कैसे निकालनी उन्होंने बता दिया। उसमें ये जो n/2 है, इसके करीब वाली बारंबारता देखो, जहां पे होगा वही वर्ग अंतराल उसका माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो यहां से ये सवाल बन जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहा किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः माध्य और माध्यिका दिया हुआ है, तो इनका बहुलक तुम्हें निकालना है। ये मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूं कि माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका के, माध्य माइनस माध्यिका के। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लो। तो माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 27 माइनस बहुलक तुम्हें निकालना है, बहुलक निकालना है, बराबर 3 गुणे माध्य कितना दिया हुआ है 27 माइनस माध्यिका कितना दिया हुआ है 29। तो ये रख दो। अब 27 में से 29 घटा दोगे तो -2 बचेगा, -2 का 3 से गुणा करोगे तो -6 बचेगा। और बहुलक को राइट साइड में लाओ, -6 को लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो 27 - 6 बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। मैं सिंपल कैलकुलेशन और सॉल्व कर रहा हूँ, इसको इतना समझा नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम लोग आराम से कर लेना इसको। 27 और 6 कितना होता है 33, 33 आपका 33 आपका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या कर रहा है, देखो सारणी दी हुई है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई 0 से 10, 10 से 20 वर्ग अंतराल है, बारंबारता 2 1 4 3 ये दिया हुआ है। कह रहा है इसका माध्य होगा। अब तुम्हें क्या निकालना है, माध्य निकालना। अब की तुम्हें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब की तुम्हें निकालना है माध्य। ठीक है, तो माध्य कैसे निकलता है पहले तो ये जान लो। माध्य निकालने का ये फॉर्मूला है, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है समेशन fi(xi) और बटे समेशन fi। ठीक है, f फॉर फ्रीक्वेंसी यानी कि हिंदी में बारंबारता, और xi क्या होता है मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं, ये मीन होता है, ये बता रहा हूं क्या होता है। और समेशन fi तुम समझ ही गए होगे, फ्रीक्वेंसी बारंबारता को जोड़ना। लेकिन xi अगर मिल जाए तो fi में xi का गुणा करके उन सबको भी समेशन कर लोगे, जोड़ लोगे, और ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो माध्य निकल जाएगा। अब देखो कैसे माध्य निकालते कैसे हैं। सबसे पहले बात को समझो, तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहले वर्ग अंतराल एक यहाँ पे ऐसे वर्ग अंतराल का एक आप बना लेते हो कॉलम, वर्ग अंतराल का एक कॉलम बनाते हो। इसी के जस्ट आगे आप xi लिख देते हो, इसी के आगे आप बारंबारता लिख देते हो, फ्रीक्वेंसी जिसको fi मैं बोल दे रहा हूँ,
और उसी के आगे मैं एफ आई एक्स आई अपने आप से निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे माध्य में उसको उसकी जरूरत है फॉर्मूले में, ठीक है। तो वर्ग अंतराल पहले मैंने लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। एक्स आई कैसे निकलता है? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 10 और 0 यानी कि 10 और आधा 5, 20 और 10 30 का आधा 15, 30 और 20 50 का आधा 25, 40 और 30 70 का आधा 35। ये एक्स आई है, ऐसे निकलता है। और एफ आई बारंबारता सिंपली 0 से 10 की बारंबारता 2 है तो लिख दो 2, इसकी 1 है तो लिख दो 1, इसकी 4 है तो लिख दो इसके आगे 4, 30 और 40 से 3 है तो इसके आगे 3 लिख दो। अब एफ आई एक्स आई निकाल लो, यानी इन दोनों का गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 15 कने 15, 25 चौके 100, 35 तिक्का 105। और एफ आई एक्स आई का समेशन कर लो, 230 आएगा। एफ आई का समेशन कर लो, कितना आएगा? 10 आएगा। माध्य कैसे निकलता है? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ये एफ आई एक्स आई 230 है तो मैंने लिख दिया 230, और बटे समेशन एफ आई कितना है? 10 है तो मैंने लिख दिया 10। यही निकल जाएगा माध्य। 0 से 0 कट गया, बच गया 23, तो माध्य कितना आ गया? 23 आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बताना कमेंट में कि ये सवाल भी कितने लोग लगा सकते थे, कितने लोग को आता, कितने लोग को नहीं आता, ठीक है। और ये जो मैंने समझाया ये समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर के सवाल पे। सॉरी 14 नंबर नहीं, 14 स्लाइड है, सवाल तो 17वां है, ठीक है। 14 स्लाइड है, 17वां सवाल है। कह रहा है एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है? देखो प्रायिकता कैसे निकलती है, प्रायिकता अगर आपको निकालना हो तो प्रायिकता कैसे निकलती है? प्रायिकता बराबर होता है फेवर में अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अधिवर्ष है में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है? अब अधिवर्ष है, अधिवर्ष में 300, लीप ईयर इंग्लिश में कहते हैं, 366 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 366 दिन। अगर 366 को 7 से भाग दे दो तो 7 पचे 35, 1 36, 16 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 बच गया। कहने का मतलब 52 हफ्ते, 52 हफ्ते और 2 दिन होंगे, 2 दिन होंगे किसमें? एक अधिवर्ष में, क्योंकि वह 366 दिन का होता है। तो 52 हफ्ते निकल जाएंगे, लेकिन 52 हफ्ते निकलेंगे तो 52 सोमवार निकल जाएगा। और ये कह रहा है 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है? यानी कि 52 सोमवार तो निकल गया, जो 2 दिन बचा है, ये 2 दिन जो बचा है इसमें से वो कह रहा है कि 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है। तो इन 2 दिनों में से अगर एक दिन भी सोमवार हो गया तो वहां पे आपका वो फेवर में वो घटना हो जाएगी, ठीक है, आपके फेवर में वो घटना हो जाएगी। सिंपल ये समझो कि 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है? 52 सोमवार तो हो गया, 53वां होने की क्या प्रायिकता है? कितने चांसेस हैं? तो 2 चांसेस हैं, 2 दिन बच रहे हैं ना। ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है पहला वाला रविवार हो तो अगला वाला सोमवार हो जाए, हो सकता है पहला वाला सोमवार हो तो अगला वाला मंगलवार, हो सकता है पहला वाला मंगल हो तो दूसरा बुध हो। 2 दिन तो बच रहे हैं भाई। हफ्ता कब खत्म होगा मुझे नहीं पता, लेकिन किसी एक दिन तो खत्म होगा 7 में से। हो सकता है कि वो अगर शनिवार को खत्म हुआ तो अगला दिन रविवार हो, फिर सोमवार, तो यानी कि उस 2 दिन में एक दिन सोमवार हो गया। हो सकता है अगर सोमवार से शुरू हो तो एक दिन यहाँ भी सोमवार हो गया, यानी कि 2 चांसेस हैं सोमवार आने के। इसके बाद अगर मंगलवार से शुरू होगा तो मंगल बुध, बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, शनिवार रविवार, इसमें तो नहीं आएगा, लेकिन 2 जगह चांसेस हैं सोमवार आने के उन 7 दिनों में से। तो 2 अनुकूल हमारे कितने हैं? अनुकूल हमारे फेवर में सोमवार आने के चांसेस कितने हैं? 2 हैं। लेकिन कुल कितने जो है कि कह सकते हो कितनी घटनाएं घट सकती थी, तो दिन कितने होते हैं? कुल 7। तो कुल 7 घटनाएं हो सकती थी, मतलब कि सोमवार से लेकर रविवार तक कोई भी दिन हो सकता है, कुल प्रायिकता। लेकिन बटे सोमवार होने की प्रायिकता हमारे फेवर में कितनी प्रायिकता है? 2 है। तो इसका जो 2/7 जो है, 2/7 जो है वो इसकी प्रायिकता हो जाएगी। एक अधिवर्ष में यानी कि लीप ईयर में 53 सोमवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने कहा ना 52 हफ्ते में 52 सोमवार तो निकल गए, 53वें सोमवार की बात चल रही है। 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है? तो बचे 2 दिन, उन 2 दिनों में से क्या क्या हो सकता है भाई? हो सकता है पहला दिन रविवार हो, दूसरा क्या हो जाए? सोमवार। हो सकता है पहला सोम हो, दूसरा मंगल, फिर यहाँ से मंगल बुध, फिर बुध बृहस्पति, फिर बृहस्पति शुक्र शनि, शनि रवि। यहां तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 2 जगह हमको चांसेस है। 7 कंडीशन है, 7 दिन में से भाई 7 चीजें आ सकती हैं, लेकिन उसमें से 2 ऐसे दिन हैं, 2 दिन में से 2 चांसेस ऐसे बन रहे हैं जबकि सोमवार भी आ सकता है। इसीलिए इसका जो प्रायिकता है वो कितना हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा, ठीक है। प्रायिकता जो है वो 2/7 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे
18वें सवाल पे कह रहा है दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। देखो जाहिर सी बात है 2020 की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये पता करते हैं कि एक लीप ईयर है कि नहीं है। 4 से भाग देते हैं तो 4 पचे 20, 2 उतरता है, कम पड़ जाता है, 0 उठा के ये 0, फिर 4 पचे 20, 505 बार में ये कट जाता है। अगर कट जाता है मतलब कि अधिवर्ष है, लीप ईयर है, मतलब कि अधिवर्ष है, लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो कुल कितने दिन है? 366। तो जन्मदिन 366 चांसेस हैं, 366 में से किसी भी एक दिन हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि उनकी प्रायिकता कहती है दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो वो कोई भी एक दिन होगा उसकी प्रायिकता एक हो जाएगी। कोई भी एक दिन आ सकता है तो एक बटे कोई भी एक दिन ये दोनों पैदा हो सकते हैं, तो इनकी प्रायिकता क्या है? एक है। कितने दिनों में से? 366 में से, तो 1/366 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो 1/366 ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। सवाल नंबर 19 की तरफ। कह रहा है दो बिंदुओं, ये दो बिंदु दी गई हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो इनके बीच की दूरी कैसे नहीं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट यहाँ पे कितना बचा? -2, -2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 4 करड़ी में हो गया 8। करड़ी में 8 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4 दूनी 2, करड़ी में 2 भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या देखो, करड़ी में 25 तो 5 हो जाता है, करड़ी में 81 9 हो जाता है, 5/3 एक परिमेय संख्या है। और ये कह रहा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय, अपरिमेय कौन होता है? जिसको पी बाई क्यू में नहीं लिख पाते हैं वो 5 धन करड़ी में 2, इसको तुम किसी भी तरह से पी बाई क्यू में नहीं लिख पाओगे, ये करड़ी में 2 हटेगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 5 धन करड़ी में 2 ये का परिमेय संख्या, ये आपका सही आंसर है। तो आज भी हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। 80 सवाल टोटल मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसको मैं 400 तक लेके जाऊंगा। डेली अगर वीडियोस देखते हो, कुछ फॉर्मूले और कुछ सवाल तो इतने याद हो जाएंगे आपको, इतनी बार रिपीट हो रहे हैं, और विश्वास करो पेपर में वही के वही छपेंगे। फिर अगर जो देखा रहेगा ना वो 20 में से 20 कोई नहीं रोक सकता उसको। लेकिन बाद में अगर ये वीडियो तुम्हें मिली और तुमने अपना पेपर देखा तो बहुत पछताओगे। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप यहाँ तक आए हो, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों में, जितने भी हाई स्कूल वाले छात्र हैं खूब शेयर कर दो वीडियो को। और बाकी यहाँ तक पढ़ते आ गए हो तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, चैनल पे तो आप सब्सक्राइब आप कहने की जरूरत ही नहीं, पढ़ रहे हो तो आपने किया ही होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।